Hello, everyone, and welcome to Foreman India. We cover his side of the story exclusively. Foreman India is an NGO which basically works towards the betterment of men and children. हमारी जो ये संस्था है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली पुरुषों के हित में और बच्चों के हित में काम करती है. So we are totally dependent on the public donations. So we request each and every one of you to kindly contribute whatever possible and help us sustain. So come and join hands with us for this cause. आजकल ऐसे कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पे लड़कियां खुद को बचाने के लिए एक लड़के को फंसा रही है और एज यूजुअल उस लड़की के स्टेटमेंट पे बिलीव करके उस लड़के को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है एंड ही इज ऑल्सो टेकन इनटू कस्टडी. रिसेंटली बैंगलोर में भी एक ऐसी ही केस हुई जहां पे एक 8 साल की बच्ची ने पेरेंट्स के डांट से बचने के लिए एक डिलीवरी बॉय को फंसा दिया, ये कहकर कि उसे किडनैप किया गया था. उसके बाद उस डिलीवरी बॉय को सबने मिलकर बहुत बुरी तरीके से मारा. उसे अरेस्ट भी किया गया, पर बाद में सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए तो ये पता चला कि लड़की झूठ बोल रही थी. तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत ही गलत है? और एक बच्चे के लिए इतना बड़ा झूठ बोलना, क्या ये नॉर्मल है? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. टुडे वी हैव विथ अस psychologist Mrs. Chinu Agarwal and advocate Diptanshu Shukla, who is practicing in Madhya Pradesh High Court. So let us welcome them. Namaste Chinu ji, namaste Diptanshu ji. Welcome to Foreman India and thank you so much for joining us for today's podcast. Namaste Antara and Namaste Chinu ji. It's a pleasure to be in this session. Namaskar and thank you for having me. Thank you so much. तो आज का जो पॉडकास्ट है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, सेंसिटिव टॉपिक पे है, क्योंकि रिसेंटली एक ऐसी केस सामने आई है जहां पे एक 8 साल की बच्ची ने खुद को बचाने के लिए एक डिलीवरी बॉय पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की. एंड व्हाट वाज मोर शॉकिंग इज दैट बेस्ड ऑन दिस चाइल्ड्स स्टेटमेंट द डिलीवरी बॉय ही वाज कॉल्ड एंड ही वाज बीटन बैडली. बाद में जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसके बाद ये पता चला कि शी वाज लाइंग एंड द डिलीवरी बॉय हैड नथिंग टू डू विथ हर किडनैपिंग एंड ऑल. तो स्टोरी यूं था कि जो 8 साल की बच्ची थी उसके पेरेंट्स उसे अपने घर पे छोड़कर कहीं बाहर गए हुए थे एंड दे स्ट्रिक्टली वार्नड हर टू नॉट कम आउट ऑफ हर हाउस एज शी वाज मे बी अलोन एट दैट टाइम. Later when they came back, they could not find their daughter. वो घर पे नहीं थी and they were searching for her here and there, लेकिन वो कहीं नहीं मिली. और उसके बाद नेबर्स से भी पूछताछ की गई and after that also they could not find her. वो बहुत परेशान हुए and बाद में उन्होंने देखा कि वो बच्ची जो है वो छत में बैठ के रो रही है. तो जब पेरेंट्स ने उसे पूछा कि क्या हुआ, देन शी सेड कि एक डिलीवरी बॉय आया था, उसने घंटी बजाई, मैंने दरवाजा खोला ये सोचकर कि वो मुझे मेरे लिए कुछ खाना लेकर आया है. बट लेटर ही ट्राइड टू पुल मी आउटसाइड एंड ही ट्राइड टू किडनैप मी. तो मैंने उसके हाथ में काटा और काट के मैं छत में भाग गई एंड तब से मैं यहीं पे खड़ी हूँ डर के मारे. तो ये बोलकर जब उसने रोना स्टार्ट किया तो उसके पेरेंट्स को और आसपास के लोगों को काफी गुस्सा आया. तो उन्होंने पूछा कि कौन सा डिलीवरी बॉय था. तो एक लड़का जो वहां से पास हो रहा था उन्हीं के सोसाइटी के एक अपार्टमेंट से निकल के, तो उसने जस्ट उसकी तरफ इशारा कर दिया एंड बेस्ड ऑन हर दिस मच स्टेटमेंट कि उसने मुझे ऐसा ऐसा किया, किडनैप किया वगैरह वगैरह, तो सोसाइटी के लोगों ने उसे मिलकर पीटा. उससे पूछा भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. फिर पुलिस बुलाया गई एंड लेटर जब पुलिस ने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट की उसे इनफैक्ट अरेस्ट करके लेके भी चले गए थे वो लोग पुलिस स्टेशन. लेकिन जब उन्होंने फुटेजेस चेक किए तो उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था. वो लड़का वहां नहीं गया था, वो लड़की अपने खुद से ही छत में गई थी खेलने के लिए. बट जब लड़की ने देखा कि मुझे सब लोग ढूंढ रहे हैं, नीचे हाहाकार मच गया है, अभी तो मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, तो उसने ये फेक स्टोरी बना दी. नाउ हियर द पॉइंट इज कि एक छोटी सी बच्ची है. तो चीनू जी, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों के दिमाग को समझती है, तो सबसे पहले मैं आपसे मेरा सवाल पूछूंगी कि ये जो इंसिडेंट्स आजकल हो रहे हैं, काफी हो रहे हैं, तो ये कहाँ से हो रहे, क्यों हो रहे, और क्या इसमें आपको लगता है कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा
हाथ है कि आजकल के बच्चे जो इतने मेच्योर्ड खुद को समझते हैं कि वो किसी पे भी झूठा इल्जाम लगा के खुद को बचा देते हैं, और उसके सामने कोई चाहे पीट के मर जाए, बट वो बच्चा जो है वो सच नहीं बोलता है। जबकि हमने हमेशा सुना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन अभी ये चीज नहीं हो रही है, वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और बहुत मेच्योर्डली झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें इंटरनेट का फॉल्ट है? अंतरा, आपके सवाल को थोड़ा विस्तार से मैं आंसर देना चाहूंगी, जिससे कि हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनको क्लियरली समझ में आए। जो बच्चों का झूठ बोलना है, वो भी इस एज में, 8 से 12, 13, 14 साल की एज में, टीन एज में, ये नोन है। इट इज समथिंग विच इज नोन एंड डॉक्यूमेंटेड। तो इसलिए जो आपने एक स्टेटमेंट बोला कि भगवान का रूप होते हैं और झूठ कभी नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। पर ज्यादातर बच्चे सच बोलते हैं। ज्यादातर अगर हमें कभी कोई बच्चा ये बोले कि मेरे साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन का अटेम्प्ट हुआ है या किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, तो हम पहले बच्चे की बात को ही सच मानकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बार बच्चे सच बोलते हैं। पर ये ज्यादातर है, हमेशा नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस सामने आते हैं, हमारे देश में भी, बाहर के देशों में भी, जहां पर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है या किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है असर्टन करने के लिए कि क्या बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। और उसमें कई बार ये देखा जाता है कि जैसे इस इंसिडेंट में आपने बताया कि बच्ची ने अपने आप को बचाने के लिए किसी और के ऊपर इल्जाम डाल दिया। बहुत सारे केसेस में यहाँ पर पेरेंट्स से खुद को बचाने के लिए या पेरेंट्स से अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स का पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता, तो बच्चे नेगेटिव अटेंशन भी सीख करना शुरू कर देते, इवन इफ इट इज अ नेगेटिव अटेंशन। तो जब कोई ये बोलेगा कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो नेचुरली दे विल गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड सिंपैथी। So they are thriving on that attention, which otherwise they are not getting. ओके। इन कारणों की वजह से ये झूठ बोलते हैं और बड़ी सावगोई से झूठ बोलते हैं। उनको ये एडवांटेज मिलता है कि सबकी सिंपैथी जो है वो सबसे पहले बच्चे के साथ ही रहेगी। बच्चे के बच्चे बच्चा कोई झूठ बोल रहा है ये सोचने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि बच्चा झूठ बोलेगा। तो तो पहला तो उनका जो मोटिव है वो अटेंशन सीख करने का है, दूसरा मोटिव है अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को बचाने का है, और तीसरा कभी कभी वो केवल शरारत में भी ऐसा कर सकते हैं। कोई सीरियस मोटिव नहीं भी है तो भी दे कैन शरारत में वो झूठ बोल सकते हैं। और चौथा, दे कैन ऑल्सो आदतन हैबिचुअली दे कैन लर्न टू लाई। तो चार इसके सीधे सीधे कारण हमको दिखते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल जो वो है पेरेंट्स का। दीप्तांशु जी हमारे साथ है तो वो हमको बता पाएंगे कि जहां पर बच्चे की कस्टडी का सवाल होता है और डिवोर्स चल रहा होता है पेरेंट्स के बीच में, तो कभी कभी पेरेंट्स उनको ब्रेन वॉश करते हैं या उनको सिखाते हैं झूठ बोलने के लिए, दूसरे पेरेंट के बारे में गलत बताने के लिए कोर्ट को या दूसरी पार्टीज को। तो बच्चे वो बहकावे में आके, कहने में आके, और वो बिकॉज दे आर वेरी मोल्डेबल, उनको आप जो सजेशन देंगे वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते। और एक बात क्या है कि बच्चा फैक्ट और फैंटेसी में ज्यादा फर्क नहीं करना चाहता। तो मान लो अगर कोई छोटी बात हुई है, मान लो कि किसी का हाथ लग गया
किसी लड़की को, और उस लगने पर अगर मदर ने रिएक्ट कर दिया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए और तुमको तुरंत बताना चाहिए, तो वो अपने मन में उसको बिलीव करके, फैंटेसाइज करके, उसको एक रूप देकर और बताने लगेंगे, एंड दे विल बिलीव इट विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन। तो पहली बार जब वो झूठ बोलते तो वो झूठ होता है, पर बाद में उनके हिसाब से वो सच ही होता है। जी। उनको लगने लगता है कि ये कहानी ही सच है। हम्म। सो दे आर वेरी कन्विंस्ड विद इट। और ये जो रीइंफोर्समेंट है ये पेरेंट्स की तरफ से हो रहा है। मान लो अगर अभी इस बच्ची ने, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसे झूठ बोला और वो लड़का पकड़ा गया, और फिर उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ। मान लो वो लड़का नहीं अपने आप को डिफेंड कर पाता, अब क्या होता? हर बार लड़की नई कहानी बनाएगी, हर बार लड़की बताएगी कुछ ना कुछ, हर बार उसको अटेंशन मिलेगा, तो रीइंफोर्स हो गया। तो उसको पता चल गया कि ऐसा करने से मुझे हर बार अटेंशन मिलेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग उसका पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से जो आपने कही है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ये जो आपने कही है ना बात कि हाथ लग गया तो फिर माँ ने कैसे रिएक्ट किया उस चीज पे, तो वो बच्ची देखती है, एंड बेस्ड ऑन दैट शी स्टार्ट्स बिहेविंग द सेम वे एज शी ग्रोज अप। तो अब दीप्तांशु जी मैं आपसे पूछूंगी, राइट, यहाँ पे जो है ना कभी भी कोई भी ऐसा केस हो ना जहाँ पे लड़की झूठ बोल रही है कि लड़का ने मुझे मारा पीटा, मुझे भगा के ले गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि जो लड़का है वही फंसता है, लड़की कभी नहीं फंसती है। उसके स्टेटमेंट्स पे पहले तो बिलीव कर लिया जाएगा, बाद में वो अगर फ्लिप मारती है एंड देन शी से समथिंग एल्स तो वो भी बिलीव कर लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लड़कों के पास ऐसे क्या क्या प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ प्रेजेंट है जिसे वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि लड़के ने आई थिंक लड़की पे कोई केस वगैरह नहीं, क्योंकि वो काफी छोटी लड़की थी। तो लेकिन व्हाट आई फील कि अगर आप जेंडर रिवर्स कर देते एंड बच्चे की जगह कोई लड़का होता तो पक्का उससे जुवेनाइल होम भेज दिया जाता। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि लड़कों के लिए ऐसे सिचुएशंस में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा पॉक्सो का। जो एक्ट है ये 2012 में बना था, और 2019 में इसको अमेंड करके एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बना दिया गया। तो एज ऑफ टुडे एक मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, दोनों के पास इस एक्ट के थ्रू प्रोसीड करने की रेमेडी रहती है। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो एक्यूजेशंस हैं, एक्यूजेशंस में टारगेट इज ओनली मेल्स इन यस। एक्ट्स में। अब इस एक्ट की कुछ और खासियत भी है जिसके कारण इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू गेट आउट फ्रॉम द एक्यूजेशंस, एक बार अगर उस पर कोई आरोप लगा दिया गया। एक तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स है। सो सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट का ये कहता है कि अगर किसी चाइल्ड ने किसी को एक्यूज किया है किसी ऑफेंस के लिए अंडर द पॉक्सो एक्ट, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि द पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। कोर्ट स्टार्ट ही इस प्रिजम्पशन के साथ करता है। हम्म। जबकि जितने ज्यादातर एक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स एंड नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये प्रिजम्पशन के साथ चलते हैं कि इन्होंने क्राइम नहीं किया है, और प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसके कारण सेक्शन 29 के कारण ये एक्ट और भी खतरनाक हो जाता है। तो अदर देन द फैक्ट कि एक चाइल्ड को एक्यूजेशन लगा रहा है, एक इनिशियल सिंपैथी इज ऑलवेज विद द चाइल्ड, द एक्ट इटसेल्फ हैज सम लीगल प्रोविजंस जिसके कारण और भी डिफिकल्ट उस पर्सन का हो जाता है बाहर निकलना। अब इसमें तो फिर क्या रेमेडीज हो सकती हैं ऐसे पर्सन के खिलाफ? जहां तक मोटिवेशन है चाइल्ड का इस तरह के एलिगेशन लगाने का, चारू जी ने बहुत ही अच्छे से, चीनू जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा करी। मैं कुछ और चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा जिसमें सर्टेन इंटरैक्शंस, एडल्ट और चाइल्ड के कुछ इंटरैक्शंस ऐसे हैं जहां पे वो अनअवॉइडेबल हैं और वो रेगुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर स्टूडेंट का इंटरैक्शन, सिमिलरली पेरेंट और चाइल्ड का इंटरैक्शन, इसी तरह नेबर्स में अगर कोई एनिमिटी है
तो समटाइम्स वो चाइल्ड को एज अ टूल यूज कर सकते हैं। देयर वाज अ टाइम जब भाई जेंट्स के बीच में कुछ लड़ाई हो गई तो फीमेल्स आल्सो गॉट इन्वॉल्व और एक दूसरे के ऊपर काउंटर एलिगेशंस ऑफ मोलेस्टेशन एंड अदर जेंडर बेस्ड ऑफेंसेस का लग जाता था। नाउ दैट हैज गॉन फर्दर, even children can get involved in such cases, or it's a very unfortunate thing. Similarly, teenage love affair, ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे ये पॉक्सो एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। अब ये ऐसे इंटरैक्शंस हैं विच आर अनअवॉइडेबल। तो जहां पे इस तरह के इंटरैक्शंस होते हैं वहां पे हम ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या व्हाट आर द रेमेडीज जो कि एक एक्यूज को अवेलेबल हो सकता है। अगर सिर्फ स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएं तो इट इज जस्ट वन स्टेटमेंट वर्सेस अदर, और आपका स्टेटमेंट तो एविडेंस की बहुत लेटर स्टेज पे व्हेन द डिफेंस एविडेंस स्टार्ट्स तो उस समय आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत बड़ा रोल है इन सब चीजों में। जैसे अभी आपने जो एग्जांपल दिया उसमें one little child said something and it was proven to be wrong and false because of electronic evidence, CCTV footage. yes. इसी तरह जैसे टीनेज लव अफेयर्स वाले जो मामले हैं उनमें कई बार जो ये व्हाट्सएप चैट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, दे कम इनटू प्ले, और उससे फिर अगर ये प्रूव हो जाता है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इनिशियली और फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं था शायद, तभी वो उससे वो बाहर आ सकते हैं। अगर एक एडल्ट है और एक चाइल्ड है तो इवन द कंसेंट डज नॉट मैटर, कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड इज इममटेरियल। तो इन केसेस में जो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज हम लोग फेस करते हैं वो ये नहीं है टू प्रूव कि देयर वाज अ फ्रेंडशिप एंड इट्स सिंपली एन अफेयर व्हिच वाज डिस्कवर्ड और गॉन सॉर, बट ये प्रूव करना कि देयर वाज प्रोबेबली नो अफेयर। क्योंकि अगर एक अफेयर एडमिट भी कर लेता है एक जेंट्स तो फिर उसके लिए कन्विक्शन निश्चित हो जाता है पॉक्सो एक्ट। दैट्स व्हाट। बट यहाँ पे मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि ऐसे कई सारे केसेस है ना जहाँ पे दोनों ही दे आर बिलो द एज ऑफ 18, और उसमें क्या होता है कि दोनों ही सपोज उन दोनों की फ्रेंडशिप थी एंड दोनों ही दे आर बिकॉज देर इमेच्योर, तो दोनों भाग गए घर से, लेकिन दोनों ही भागे थे, अपने मर्जी से भागे थे, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। बट जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि लड़की को तो छोड़ दिया जाता है, उसको अपने घर वापस ले जाते हैं, लेकिन लड़के को पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे इस विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि ऐसे केसेस में दोनों ही चाइल्ड है, दोनों ही टीनेजर्स है, बिलो द एज ऑफ 18 है, लेकिन लड़की को जो है उसे कभी भी पकड़ के मतलब अरेस्ट नहीं किया जाता, या फिर उसे कभी बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में उसको आप देखेंगे कि जुवेनाइल सेंटर या होम भेजा गया है, रिमांड हाउस भेजा गया, मैक्सिमम में लड़कों को ही पकड़ लेते। तो ऐसे केसेस में लड़के खुद को कैसे बचाए, क्योंकि वो भी एक बच्चा ही है और दोनों ने गलती की है। सबसे पहले तो जैसे पेरेंट्स के लेवल पे चीनू जी ने बहुत अप्रोप्रिएट बात कही कि पेरेंट्स के लेवल पे इस तरह का सेंसिटाइजेशन, इस तरह की एजुकेशन बच्चों को दी जाए कि बिफोर द एज ऑफ 18 इस तरह के किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही ना हो। क्योंकि लॉ भी है और ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो नोबडी लुक्स एट सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेरी इन अ पॉजिटिव मैनर। और वो एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे जो है अपना करियर बिल्ड करें, अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व हो। तो 18 के पहले वो इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज ही ना हो। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर दैट। अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ भी रहा है तो देन लेट दैट बी सिंपली बी अ रिलेशनशिप जिसमें दोस्ती और नॉर्मल गोइंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स वाली हो। इट शुड नॉट बी टेकन एनी फर्दर, क्योंकि अदरवाइज फॉर अ मेल इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ द केस। अगर फीमेल कंप्लेंट नहीं भी करती है, ऐसे ज्यादातर केसेस में हमने देखा है वहां पेरेंट्स कंप्लेंट कर देते हैं, और पेरेंट्स के कंप्लेंट करने के बाद जहां एक तरफ लव अफेयर दोनों की तरफ से था, वो द गर्ल इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ वो भी बोलती थी कि मेरे को तो जबरदस्ती ले गए थे, मेरा इसमें कोई कंसेंट नहीं था। यस, बहुत रिसेंटली हमारे पास केसेस आए हैं काफी सारे केसेस है ऐसे। जहां पे अगर ये पेरेंट्स का इतना इंटरफेरेंस ना होता तो कोई क्राइम ही नहीं था। इट्स अ टेक्निकल क्राइम। इट वाज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, कंसेंशुअल रिलेशनशिप,
पर्टिकुलरली अगर 16-17 की एज के बाद हो रहा है तो फिर उसे एक टेक्निकल क्राइम बना दिया गया है, एंड सेवरल हाई कोर्ट्स हैव आल्सो स्पोकन अगेंस्ट इट कि पॉक्सो एक्ट का इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिसमें टीनेज रिलेशनशिप्स को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो, यस, क्योंकि एक व्यक्ति की तो लाइफ उसमें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल। और जो लड़की भी है, अगर वो भी आफ्टर अ वाइल चाहे कि मैं ये केस वापस ले लूं और साथ में रहने लग जाऊं, तो क्वॉशमेंट ऑफ द केस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि वो केस खत्म कर लिया जाए और बाद में रहे। और इतनी बिटरनेस फैमिलीज के बीच हो जाती है कि वो नॉर्मल रिलेशनशिप तो कभी रह ही नहीं पाती। बिल्कुल। आ, तो यहाँ पे मैं चीनू जी से एक सवाल पूछूंगी कि जैसे अभी आपने भी कहा है एंड दीप्तांशु जी ने भी कहा है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, उनकी सीख, उनका नॉलेज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है बच्चे लेकिन स्कूल भी जाते हैं, वो कुछ चीजें स्कूल से भी सीख के आते हैं। तो यहाँ पे टीचर का भी एक जरूर रोल है, उनका भी एक तरीके से बच्चों को समझाना जरूरी है। जबकि इंडियन स्कूल्स में क्या है कि सेक्स एजुकेशन जो है बहुत कम है, एंड लोगों को इस टॉपिक पे बात करने में हेजिटेशन है। इनफैक्ट हम भी जब स्कूल जाते थे तो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स जो जिसमें रिप्रोडक्शन वगैरह होता था, इन सब टॉपिक से बच्चे हंसते थे, टीचर्स भी कहीं ना कहीं हेजिटेट करते थे पढ़ाने में। बच्चे बच्चे हंसने से टीचर उन्हें डांट देते थे, ये नहीं कि वो उन्हें एक्सप्लेन करे कि व्हाई यू शुड नॉट लाफ एट दिस थिंग्स बिकॉज दिस आर नेचुरल। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे मोल्ड करे, ताकि स्टूडेंट्स इस मतलब बच्चे जो है इस तरीके के मिस्टेक्स ना करेंगे जिससे उनकी या किसी और की लाइफ बर्बाद हो जाए। क्योंकि ऐसे काफी सारे केसेस आ चुके हैं जहाँ पे एक लड़की गलत स्टेटमेंट देती है तो लड़के की ही लाइफ बर्बाद होती है, क्योंकि लड़की के मतलब गर्ल चाइल्ड हो या कोई एडल्ट फीमेल हो, किसी के लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे फीमेल्स को कभी कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। मे बी ये कुछ फाइन होगा, पेनल्टी होगी, बट अदर देन दैट लड़की ने अगर स्टेटमेंट दी है अगेंस्ट द मेल पर्सन, तो लड़की की लाइफ बर्बाद होनी ही होनी है। तो यहाँ पे आप टीचर्स को क्या एडवाइस देंगे कि वो किस तरीके से बच्चों को मोल्ड करे, कैसे उनको शिक्षा दे? टीचर्स पे आने से पहले दो चीजें, एक तो हमने इंटरनेट का इन्फ्लुएंस का बोला था, वो मैं मेंशन करना भूल गई थी, एक उसका, और दूसरा पेरेंट्स का एक और रोल है, खासकर लड़कों के लिए। जो लड़कों के माँ बाप, उनको ये अवेयरनेस अपने मन में रखना, उनको इस एक्ट की जानकारी होना, उनको इन कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी होना, और उनका अपने बेटों को ये समझाना कि इफ यू इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू। अपने रिलेशनशिप्स ओपन रखना अपने बच्चों के साथ, जिसके जिसके चलते वो आपसे सब कुछ शेयर कर सके, आपके पास उनके एक सेफ प्लेस हो, वेदर यू आर अ पेरेंट ऑफ अ गर्ल और अ बॉय। ये जो एजुकेशन है ये बहुत सारे केसेस को प्रिवेंट कर लेगी। बिल्कुल। सो जैसे दीप्तांशु जी ने कहा कि आप फ्रेंडशिप के लेवल तक रहिए, तो जो फ्रेंडशिप के लेवल तक रहना मतलब क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है, इंटीमेसी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, शादी क्या होती है, ब्रेकअप क्या होता है, ये सब वो कहाँ से सीख रहे हैं? ये सब वो सीख रहे हैं इंटरनेट से, इंटरनेट के इन्फ्लुएंस से सीख रहे हैं, जहां पर वो इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे बिल्कुल स्ट्रेंजर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने घर की सारी बातें उनको बता दे रहे हैं, उनके साथ ऐसी जगहों पर, सुनसान जगहों पर जाकर मुलाकात कर ले रहे हैं, पब्स में, पार्टीज में मिल ले रहे हैं। तो दिस इज अ रेसिपी फॉर ट्रबल। ये तो पहले से ही निश्चित है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। इनकी एज बहुत वल्नरेबल है, they are going through a transition, it is natural for them to get attracted to each other, it is natural for, क्योंकि अभी तो जो exposure है जिस तरह का, whether it is the Netflix or OTT platforms or the social media, it is humongous.
I mean, you just cannot control it. You cannot do anything about it. केवल एक ही चीज कर सकते हैं आप, उनके यूनिवर्स का पार्ट बनकर उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। अपोजिट साइड में रहकर तो आपको कोई सक्सेस मिलने वाली है ही नहीं। अगर आप उनके कोलैबोरेशन में उनके साथ रहें, देखें उनकी क्या फ्रेंडशिप्स हैं, किस तरह का उनका यूनिवर्स में वो क्या कर रहे हैं, दैट इज द ओनली वे टू कीप आवर चिल्ड्रन सेफ। पहली बात। दूसरी बात, टीचर्स का। मैं बहुत सारे स्कूल्स में टीचर इफेक्टिवनेस के वर्कशॉप्स लेती हूँ। मैंने देखा है टीचर्स बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। जी। जहां पर भी ऐसा कोई रिलेशनशिप दिखता है तो बहुत जल्दी बड़ी बात बनाते हैं उसकी। इंस्टेड ऑफ दैट, टीचर्स अगर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके, उनके साथ सिंपथाइज करके, उनके साथ एम्पथी दिखाकर, उनके साथ बैठकर अगर बात करें, अगर उनको बताएं कि व्हाट इज नेचुरल एट दिस एज एंड वॉट एवर इज नेचुरल, उसको कैसे हम डिले कर सकते हैं, कैसे इस वक्त, जैसे दीप्तांशु जी ने कहा कि ये भले ही आपकी हार्मोनल एज है या आपकी ट्रांजिशन एज है, पर इसी एज में हमें अपना फ्यूचर भी तो बनाना है। इसी एज में हमें करियर चूज करना है, इसी एज में हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास होना है। तो ये ऑल राउंड डिस्कशंस अगर टीचर्स उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ बैठ कर पाए तो कितनी बड़ी मदद हो जाएगी बिल्कुल। पूरी की पूरी जनरेशन की। दैट्स व्हाट। इनफैक्ट मैंने एक बात देखी है कि पेरेंट्स भी ना इन सब चीजों पे बात करना ही नहीं चाहती है। अगर वो देखेंगे अपने बच्चे लड़के को किसी लड़के के साथ घूमते हुए, तो पहली बात तो मैंने देखी है टीचर्स जाके कंप्लेन कर देती है बिना किसी कारण के कि आपकी बेटी घूम रही है, आपका बेटा घूम रहा है। एंड मतलब इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ बिट लीनियन या फिर इन अ फ्रेंडली वे कि आप बात करें उनसे या समझाए, ये नहीं, वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, बोथ द टीचर्स एंड पेरेंट्स इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं गलत है। इसकी वजह से ही लोगों बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत एक कुछ स्टेप उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल। और ये जो टॉक आप कह रही हैं, इट शुड स्टार्ट एट एन अर्ली एज। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से स्टार्ट करना शुरू करें। यू नो, सो देयर आर मेनी वेज टू डू इट। मैं बच्चों से बात करती हूँ जब उनके इमोशनल एजुकेशन की क्लासेस लेती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ फ्रेंडशिप में की शिप में बैठे कि नहीं बैठे। पहले फ्रेंडशिप की शिप में बैठो, फिर रिलेशनशिप की शिप में बैठना। डायरेक्ट रिलेशनशिप की शिप में नहीं बैठ सकते। Yes. There are ways to let them interact and communicate with you, and you have to give them a platform to talk about it. You know, so I talk to them कि बताओ गर्लफ्रेंड होने के क्या फायदे हैं। अरे मैम बहुत फायदे हैं, लड़की ना हमको बिल्कुल फोकस कर देती है एकेडमिक्स में, वो इधर उधर जाने नहीं देती। अच्छा, ये फायदा मुझे तो पता ही नहीं था गर्लफ्रेंड रखने का। You know, when you are able to talk to them, then they will come up and discuss what are their views, their opinions, and maybe you will be able to influence them. Yes. ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना सोशल मीडिया के, ये Yes. आपके बच्चों को उड़ा के ले जाएंगे अगर आप उनको इन्फ्लुएंस करना नहीं सीखोगे। That's what, that's what. अभी यहाँ पे मैं एक बात आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि ये जो 8 साल की बच्ची है, जब ऐसे जो और कई सारे केसेस है ना जहाँ पे एक लड़की ने ऐसा कुछ एक गलत काम किया है, उसने ऐसे मतलब एक गलत स्टेप लिया है, किसी के अगेंस्ट झूठा स्टेटमेंट दिया एंड उसके आंखों के सामने सबने उसे बिलीव किया एंड लड़का फंस गया। तो अभी सपोज यही जो लड़की है, ये लड़की स्कूल जाती है, बाहर और बच्चों से मिलती है, मेल फीमेल दोनों से। तो जो फीमेल्स जो इनकी फ्रेंड्स होंगी, इस लड़की के फीमेल फ्रेंड्स जो है या मेल फ्रेंड्स जो है, वो उनसे मिलेंगी तो वो अपनी स्टोरीज उन्हें नरेट करेंगी। तो बाकी लड़की अब ये सोचेंगी कि अच्छा कि हम अगर ऐसा कभी फंस जाए तो किसी लड़की को हम फंसा देते हैं
तो इससे क्या होगा कि मैं बच जाऊंगी, लड़का फंस जाएगा। सो आई हैव दिस इजी ऑप्शन कि जब मुझे जरूरत पड़े आई कैन बी विद दैट पर्सन, और जब मुझे जरूरत ना पड़े आई कैन लीव दैट पर्सन एंड दैट पर्सन कैन डू एब्सोल्युटली नथिंग, क्योंकि लड़कियों के अगेंस्ट जनरली कोई ऐसा लॉ है नहीं कि हम उसे उन्हें पनिश कर सके, नहीं है। क्योंकि अभी अगर मैं जुवेनाइल जस्टिस की बात करूं या एडल्ट जो क्राइम करते हैं, चाहे वो कोई फॉल्स केस कर रहा हो या किसी भी तरीके का ऐसा कुछ क्राइम कर रही हो, तो लड़की के जेंडर, मतलब जो जेंडर है फीमेल जेंडर, तो जेंडर के बेसिस पे कई बार ऐसा देखा गया है कि पनिशमेंट नहीं दी जाती है या फिर पनिशमेंट कम कर दी जाती है। तो यहाँ मैं पहले दीप्तांशु जी से पूछूंगी कि आपका इस बारे में क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं जिनसे कि इस टाइप के जो क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स जो क्राइम्स कर रही है और क्राइम्स के रेट दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं बाय फीमेल्स, उसे हम रोक सके। क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली फीमेल के अगेंस्ट कोई पनिशमेंट नहीं है जहां तक हम देखते आ रहे हैं अभी तक। तो हम एज ए सोसाइटी क्या कर सकते हैं इन सब चीजों को स्टॉप करने के लिए? इसमें पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 22 है, जिसमें जो वर्डिंग्स हैं वो इस तरह है कि इफ एनी पर्सन with the intention, let me read out the section as such. यस। If any person makes a false complaint or provides false information against any person in respect of an offense committed under section 3, 5 and 7 and 9 solely with the intention to humiliate, extort or threaten or defame him, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine. तो पनिशमेंट का सो कॉल्ड प्रोविजन तो इसमें है, लेकिन वो प्रोविजन इतना क्लेवरली ड्राफ्टेड है कि किसी को एक्चुअली में पनिश करना डिफिकल्ट, हमको उसका इंटेंशन भी प्रूव करना पड़ेगा, और मैक्सिमम पनिशमेंट है वो सिर्फ 6 मंथ्स का है। तो ये जो पनिशमेंट पॉक्सो केसेस में है, ये वाला इज यूज्ड वेरी वेरी रेयरली, और जो यूजुअल हैं विच इज परजुरी एंड डिफेमेशन, वो भी बहुत लिमिटेड वे में ही यूज हो रहे हैं। तो एक चीज तो विच वी शुड सर्टेनली बी डूइंग इज, ऐसे मामलों में देर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मामले सच केसेस अकॉर्डिंग टू मी। एक केस ऐसा जिसमें कि एक चाइल्ड ने फॉल्स कंप्लेंट करी है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट, और दूसरे केसेस ऐसे हैं जिसमें पेरेंट ने अपने किसी मोटिवेटेड कारण से, जस्ट लाइक चीनू जी सेड, कस्टडी मैटर्स हो गया, या फिर कोई अदर नेबर्स के बीच की डिस्प्यूट हो गई, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गई, उसके कारण चिल्ड्रन को पॉन की तरह यूज करके कंप्लेंट कराई हो। तो जो पहली कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट है जिसमें चाइल्ड ने या तो फॉल्स बोल करके या तो किसी कंफ्यूजन में कंप्लेंट करी है, वहां punishing may be a very difficult and probably not a preferable thing to do, although compensation to the accused should certainly be given. But जो दूसरी कैटेगरी है उसमें इस सेक्शन 22 का एंड जो दूसरे प्रोविजंस मैंने बताए परजुरी एंड डिफेमेशन का, उसका एक्टिव यूज हो करके जो पेरेंट्स एंड एडल्ट्स हैं जिनको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी तरह मालूम है, उन्हें दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। तो ऐसे हमें पहले डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा केसेस को, एंड जो क्लियरली सेकंड कैटेगरी में फॉल करने वाले केसेस है उसमें वी शुड बी टेकिंग सर्टेन स्टेप्स, द एक्यूज शुड बी टेकिंग दो स्टेप्स, एंड द लॉ एनफोर्समेंट शुड आल्सो बी टेकिंग सच स्टेप्स। अब एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो कंप्लेंट्स की स्क्रूटिनी है, इसको भी सेवरल लेवल्स पे होनी चाहिए। एक तो पहला पेरेंट्स के लेवल पे, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट है जिसमें पेरेंट ने खुद इंस्टिगेट नहीं किया है, चाइल्ड उनको आके बता रहा है पेरेंट को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो पेरेंट को अपने लेवल पे एक थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, इमीडिएटली उठ करके जाकर के शिकायत नहीं करनी चाहिए। देयर कुड बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर बोनाफाइड है तो सर्टेनली दे शुड गो अहेड एंड फाइल अ कंप्लेंट। एक स्क्रूटनी उस लेवल पे होनी चाहिए। यहाँ कई पेरेंट्स भी अटेंशन सीकर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, पेरेंट्स भी अटेंशन सीकर, क्योंकि विक्टिम्स का बहुत ज्यादा
मीडिया में कवरेज होता है। हम्म। तो एक उस लेवल पे स्क्रूटिनी हुई। उसके बाद जब पुलिस के पास मामला गया तो आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। इफ देयर इज अ नीड टू अरेस्ट द एक्यूज तो सर्टेनली इमीडिएटली पुलिस शुड गो एंड अरेस्ट हिम और हर। बट जहां पे दूसरा साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, जस्ट लाइक आई सेड कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, और टीनेज लव वाले मैटर्स में तो खूब सारे आपको व्हाट्सएप मैसेजेस मिलेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। तो हम्म। उनका पूरा एवेल्युएशन करने के बाद देन द पुलिस शुड रीच अ कंक्लूजन। और अगर फॉल्स कंप्लेंट पाई जाती है ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी, तो फिर उसमें आप कम से कम एक्यूज को एक फॉल्स क्रिमिनल ट्रायल पे तो मत भेजो, चालान के लेवल पे उसे एक फाइनल रिपोर्ट क्लोजर पेश कर दो। बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स के लेवल पे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लेवल पे तो ये होना चाहिए। हम्म। एक्यूज के लेवल पे जो मैंने सबसे पहले बताया कि अगर उसको सच में बहुत गलत तरह से फंसाया गया है तो उसको ही शुड रिजॉर्ट टू दीज रेमेडीज, सेक्शन 22 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, 340 सीआरपीसी विच इज परजुरी एंड डिफेमेशन। ओके। एंड इनफैक्ट ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे जैसे कि मैंने अभी भी मेंशन किया है कि लड़की की गलती होती है बट उसे पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे अभी हमारे जस्टिस सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में क्या ऐसे कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि धीरे धीरे जहाँ फीमेल्स जो है जो क्राइम्स कर रही है उन्हें भी पनिशमेंट देने का कोई प्रोविजन अगर वो मतलब बना पा रहे हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव क्या आ रहा है? कोई कोई स्पेशल लॉज तो नहीं है। हम्म। मिसयूज बहुत ज्यादा है, बट उस मिसयूज को देखते हुए भी ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं है जिसमें फॉल्स एक्यूजर के खिलाफ आप पर्टिकुलरली फीमेल्स के खिलाफ कोई भी एक्शन ले हम्म। सकते। ये जनरल प्रोविजंस ही हैं। परजुरी वाला जो मे बी अ फ्यू थाउजेंड केसेस में शायद एक केस में रजिस्टर होता है परजुरी। इट इज अ एक्सट्रीमली रेयरली परजुरी का केस रजिस्टर होता है। हम्म। डिफेमेशन में जरूर देख रहा हूँ कि आजकल अगर कोई एक्विट हो जाता है तो डिफेमेशन की कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही हैं। हम्म। और वो भी क्योंकि देयर इज अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल। तो जो क्रिमिनल रेमेडी ऑफ डिफेमेशन जिसमें 2 साल तक की सजा है, उसमें इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी विच कैन बी यूज। बट अनफॉर्चुनेट थिंग यहाँ ये है कि एक्विटल के बाद ही मैंने केस दर्ज होते हुए ज्यादातर देखे। तो अगर हम्म। एक्विटल की प्रोसेस में ही आपको जैसे 5 7 10 साल हाँ, लग गए तो काफी टाइम, लंबा टाइम लग जाता है उस बहुत लंबा एक्विट टाइम लग प्रोसेस गया। तो में। उसके बाद व्यक्ति ये सोचता है कि अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी ठीक से जी लूं, हाँ। या कि इनको पनिश करना है मैं तो मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ भी चली जाएगी। बिल्कुल तो सही बात है। जो लीगल प्रोविजंस हैं दे आर वेरी इनफेक्टिव, बट ये है लीगल लीगल प्रोविजन जिन्हें यूज किया जा सकता है। ओके, ओके। और चीनू जी, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि दीप्तांशु जी ने ये लॉ के पर्सपेक्टिव से जो कही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसे चीजों को रोकने के लिए, या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स एक लड़का ले सकता है खुद को ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज ए सोसाइटी अगर किसी को लॉ नहीं भी पता है तो वो कैसे इन चीजों को होने से रोके। और यहाँ पे हर किसी का रोल इंक्लूडेड है, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, एवरीबॉडी। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये जो लोग हैं ना, जिनकी आप बात कर रही हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे आर ऑल एजेंट्स ओवर हियर who can influence the child by helping them realize that you are not the hero in the story. हम्म। The hero in the story is the person who is wrongly accused. तो प्रोटैगनिस्ट अगर बदल जाएगा, अगर नरेशन बदल जाएगा, अगर नैरेटिव बदल जाएगा, तो दिस पर्सन विल नाउ फील अशेम्ड ऑफ हर डीड। शी विल फील कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको रिमोर्स फील होगा, उसको ये फील होगा कि अगर ऐसा मैंने किया तो वो गलत किया, यू नो। और ये जो अपने यहाँ एक होता था ना मॉरल एजुकेशन, हम्म। जो बिल्कुल इनफेक्टिव था। स्कूल्स में एक बिल्कुल। पीरियड होता था और उस पीरियड
को रिलैक्स वाला पीरियड समझते थे। और ये एक्चुअल मॉरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन की जरूरत जो है वो बढ़ गई है, बट इट कैनॉट बी टॉट। इट इज समथिंग दैट इज टू बी डिस्कस्ड लाइक दिस। और कौन डिस्कस कर सकता है? जिसकी अपनी खुद की वैल्यू सिस्टम्स, जिसके खुद के वैल्यू सिस्टम्स और इंटीग्रिटी इंटैक्ट है। अगर एज ए पेरेंट मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया है, तो सबसे पहले मुझे अफसोस होता है। एंड देन आई वांट टू सिट विद द चाइल्ड एंड हेल्प हर अंडरस्टैंड कि ऐसा जो आपने किया, इसका उसके जीवन पर क्या असर हुआ और क्या हो सकता था। जहां पर वैल्यू क्या है? वैल्यू यही तो है कि हम अपना अपना वेलफेयर के साथ साथ दूसरों का वेलफेयर भी देख पाए, दूसरे ह्यूमन बीइंग्स का, एनिमल्स का, पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का। तभी तो हम उनको अब्यूज होने से बचा सकते हैं ना। अगर ये वैल्यू सिस्टम हम बच्चों को दे पाए, चाहे इसका कोई भी एजेंट हो, तभी ये नैरेटिव बदल सकता है। और ये बहुत चैलेंजिंग और डिफिकल्ट काम है जिसको कॉन्शियसली करने की जरूरत समाज में है। हम्म बिल्कुल, क्योंकि आपने ये बात सही कही है कि जो मॉरल एजुकेशन क्लासेस पहले होती थी, वो इनफैक्ट जब मैं भी छोटी थी, आई थिंक हार्डली 2 साल वो क्लासेस मैंने देखी चलती हुई। उसके बाद इट मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि वो क्लासेस बंद हो गई, होनी बंद हो गई क्लासेस। एंड देन आई डोंट थिंक कि मैंने फिर कभी वो क्लासेस होते हुए देखी। सो दैट वाज आल्सो अ बिट शॉकिंग कि आप मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज, लोग इतने मॉरल पुलिसिंग करते हैं लेकिन वो मॉरल एजुकेशन ही नहीं दे पाते अपने बच्चों को। लेकिन जहां भी उन्होंने दो लोगों को हाथ पकड़ते हुए देख लिया तो वो आ जाएंगे पीछे पीछे डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए या उन्हें बुरा भला कहने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल जो ये मॉरल वैल्यूज है वो स्कूल से देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा आधा टाइम स्कूल में ही रहता है, आधा एग्जैक्ट। टाइम घर में, आधा टाइम इसके स्कूल। लिए मैं आपको एक इनपुट देती हूँ अंतरा। हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक एनजीओ, जिसका नाम है हेमा फाउंडेशन। और हम्म इनफैक्ट कोइंसिडेंस की बात है कि जिनके नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आज उनकी पुण्यतिथि है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ओके 25 जून। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमने एक पूरा पोर्टल बनाया है वर्च्यूज का, हेम वर्च्यूज पोर्टल, हम्म जिसमें 50 वैल्यूज के ऊपर हमने काम किया है, छोटी छोटी मूवीज बनाई हैं हम्म और उनके अराउंड बहुत सारे टास्क और एक्टिविटीज क्रिएट किए हैं टू हैव दीज डिस्कशंस विद चिल्ड्रंस इन द स्कूल। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी स्कूल, एनी चाइल्ड कैन एक्सेस इट, दे कैन मेक यूज ऑफ इट। उसमें ये जो 50 वैल्यूज हैं, चाहे वो करेज है, चाहे कॉन्फिडेंस है, चाहे रेजिलियंस है, चाहे विनम्रता है, बहुत सारे ऐसे चर्चाएं बच्चों के साथ, हर ग्रेड के बच्चों के साथ हम कर रहे हैं हम्म कि जिससे ये बच्चे, यही तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है, इन्हीं पे तो हमारी सारी उम्मीद टिकी है। अगर इनको हम खो देंगे तो हमारे पास रह ही क्या जाएगा? बिल्कुल सही बात। तो ये मेहनत का काम है, पर हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको हेमा जी का फोटो दिखाना चाहूंगी, ये देखिए। ओके हेमा जी काबरा जो है, ये महेंद्र जी काबरा की वाइफ हैं, जो आरआर केबल की डायरेक्टर है। And she died in her sleep at the age of 50 years. ओके So he was really devastated. फिर उन्होंने उनको जीवित रखने के लिए ये उपक्रम शुरू किया कि हम्म उनके जो वैल्यूज थे वो कैसे हम जिंदा रख पाए बच्चों में। हम्म एंड आपको जान के खुशी होगी कि हम ऑलरेडी 3 लाख बच्चों तक पहुंच चुके। ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस, क्योंकि मॉरल एजुकेशन जो है ना वो एक स्टेज के बाद नहीं हो पाती है। हम्म हम्म जब एक बच्चा ग्रो हो रहा है, उसे नर्चरिंग की जरूरत होती है, उसी टाइम पे उसके दिमाग में कुछ वैल्यूज डालना बहुत जरूरी है। हम्म। अदरवाइज एक बार और एक वो बच्चे ने, डिस्कशन के थ्रू ही हो सकता है, बिल्कुल, लेक्चरिंग और प्रवचन के थ्रू हो ही नहीं सकता। हाँ दैट्स व्हाट। तुमको और ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे से नहीं।
हाँ, और इनफैक्ट ये ये सब तुम्हारी बच्चे को शुरू चॉइसेस करनी हैं, चाहिए। इन चॉइस में से अगर तुम ये लोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये लोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, चॉइस बेस्ड डिस्कशन से। Yes, and that should start, I think, right from the home. Very early, yes. Yes, yes. So now we have reached towards the end of this podcast. तो दीप्तांशु जी, आपका क्या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए, स्पेशली आज का जो ये टॉपिक है, इस पे बेस्ड करके आप क्या मैसेज हमारे फॉलोअर्स को, हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी? जो लोग ऐसे हैं जहाँ पे चाइल्ड एंड एडल्ट का इंटरेक्शन वाले प्लेसेस हैं, वहाँ पे हमें एक बहुत ऐसा अप्रोच रखने की जरूरत है। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने चाइल्ड को मॉरली एजुकेट करें, खुद आप एक एग्जाम्पल बने अपने चाइल्ड के लिए। और अगर आप एक एडल्ट हैं जो चाइल्ड के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, तो आप अगर मॉरल वैल्यूज दे सकते हैं एज ए टीचर तो आप वो दीजिए। और अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन या इस तरह की लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में फॉलो, तो पहले तो आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी गलत काम ना करिए। और अगर आपको फॉल्स एलिगेशन का कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है तो ऐसे प्लेसेस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। और आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए भी इंटरैक्शंस को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है इफ द नीड अराइजेस। तो एक्यूज के लिए ये मेरा मैसेज है कि अगर आपके इतने इंटरैक्शंस हो रहे तो अपने को बचाने के लिए एविडेंस इज योर ओनली सोलेस, आप एविडेंस उसको कलेक्ट करिए। और अगर आपके चाइल्ड है आपके पास और आप पेरेंट हैं तो अपने चाइल्ड को कभी मोहरा मत बनाइए किसी चीज के लिए, उसमें मॉरल एजुकेशन दीजिए। अगर वो चाइल्ड आपसे किसी चीज की शिकायत कर रहा है तो उस पर आप एक्शन जरूर लीजिए, बट आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एट योर एंड। कि वो जो गुड टच बैड टच वाले एग्जांपल्स होते हैं उन सब के आप पहले फ्यू क्वेश्चंस आस्क करिए। एकदम से ट्रिगर हैप्पी पेरेंट मत बनिए जो कि जाकर के शिकायत कर दे रहा है। उस शिकायत का जिसको डिफेंड करने के लिए हो सकता है किसी इनोसेंट को शायद एक डेकेड लग जाए। वेरी ट्रू। एंड के लिए मैसेज आई टोटली एग्री। ये बात बहुत सही है कि आजकल पेरेंट्स जो है ना वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, और अगर कोई कंप्लेन करता है उनके बच्चे के खिलाफ तो वो उल्टा लड़ने पे आ जाते हैं। बट ये नहीं है कि वो पहले जानने की कोशिश करे कि सिचुएशन क्या थी। तो एंड लास्टली चीनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या एडवाइस है या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए? मेरा सिंपल सा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों के साथ अपना जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करें थ्रू ओपन कम्युनिकेशन विद देम। और बच्चों के लिए कि वो अपनी गतिविधियों में पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें। ऐसे में उनके साथ अगर कोई हरकत होती है या कोई गलती होती है या कोई एक्यूजेशन लगता है या जो भी होता है, they will have someone to back them up। ये दोनों चीजें अगर होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारा जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ जो तीसरा बाय स्टैंडर्ड जो है, जो बाकी के सोशल एजेंट्स है, चाहे वो टीचर्स हों चाहे कम्युनिटी के दूसरे लोग हों, इफ दे कैन बिकम मोर कॉन्शियस, अपने जमीर से काम लें, ना कि सनसनीखेज बातों में इंटरेस्ट ले और गॉसिप मॉन्गरिंग करें। इफ दे कैन रियली बिकम a little more aware about the consequences of these things for the children, I think it will go along। यस, डेफिनेटली चीनू जी, आपने जो बातें कही है बहुत सही है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू एनी वन पार्टी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले बात मैटर को समझिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, दोनों साइड की स्टोरीज सुनिए, एंड देन यू कम टू ए कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग एनी वन जेंडर, आई वुड से दैट। तो आज का जो टॉप डिस्कशन था ये बहुत जरूरी था, क्योंकि आजकल ऐसे क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं जहाँ पे झूठ के बेसिस पे केसेस चल रहे हैं। वो सालों साल चलते, स्पेशली मेल्स पे जब केसेस चलते वो 8 साल 10 साल 15 साल चलते जा रहे हैं। एंड फीमेल्स की तरफ बायस्ड है क्योंकि लॉज, एंड दिस इज वन ऑफ द हार्श नो अनफॉर्चुनेट थिंग्स एंड वन ऑफ द बिटर
ट्रूथ आई वुड से कि जो लॉज है इंडिया में वो थोड़े बायस्ड है टुवर्ड्स द फीमेल जेंडर, एंड उसी की वजह से ऑल्सो देयर आर नो लॉज प्रोटेक्टिंग मेन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम, जिसकी वजह से लड़के बहुत बुरी तरीके से सफर करते हैं. आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस फॉल्स होते हैं, चाहे वो कोई मर्डर केस हो या रेप केस हो या डीवी डोमेस्टिक वायलेंस केस हो या 498 केस हो या दाउरी केस हो. तो केसेस फॉल्स है जिसकी वजह से एक लड़का और उसकी पूरी फैमिली, एंटायर फैमिली सफर करती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि अपने बच्चों को कैसे नर्चर करें, उन्हें कैसे एडुकेट करें रिगार्डिंग द मॉरल वैल्यूज, उन्हें कैसे समझाएं ताकि बाद में किसी को भी इस तरीके की सिचुएशन में गिरने की जरूरत ही ना पड़े. तो आई एम रियली रियली होपफुल कि आज का ये जो पॉडकास्ट था एंड पीपल हैव मस्ट हैव अंडरस्टूड अ लॉट टिल डेट कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड हो या फिर लॉस के रिलेटेड कोई भी बातें हो. एंड आई एम होपफुल कि आज के इस पॉडकास्ट के जरिए हम काफी लोगों तक पहुंचेंगे और उन तक ये जो कुछ नॉलेज है, कुछ फैक्ट्स जो हमने आज डिस्कस की है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू चीनू जी एंड दीप्तांशु जी फॉर कमिंग एंड joining us for this podcast and spending your valuable time for us, and hope to see you both soon on another discussion on our platform. Thank you. Thank you so much. Thank you so much once again.